राजस्थान के चुनावी रण के बीच ईडी के शोर से सियासत के गलियारों में भी काफी गूंज है। चुनावी रण और ईडी के बीच की सियासत की वो बारीक बातें जो आपको और कोई नहीं बताएगा, आज मैं समझाऊंगा आपके शो जनतंत्र में। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा एक बार फिर हाजिर हूं आपको राजनीति की वो बातें बताने जो आपको दिखाएगी सियासत की अंदरूनी तस्वीर। मैं आपके साथ सच बेधड़क पर बात करूंगा जनतंत्र की, और इसमें होगी जन जन के दिल की बात और धरातल की पड़ताल, आपके लिए, खुद के लिए, आपके अपने शो जनतंत्र में, ताकि जन भी सलामत रहे और तंत्र भी रहे चौकस। तो देखते हैं जनतंत्र में आज क्या है खास। राजस्थान में चुनावी फेस्टिवल के ढोल तमाशे पहले से ही अधिक गूंजने लगे हैं। जिनको टिकट मिला है उनका उत्साह भी चरम पर है। इस बीच चुनावी फेस्टिवल और फ्राइडे का अनूठा संगम देखने को मिला। सियासी दलों के धमाकेदार चुनावी ऑफर के धमाके शुरू हो गए हैं, तो वहीं ऑफर और गारंटियों के लिफाफे भी खुलने लगे हैं। मोदी और गहलोत की गारंटी बनाम गारंटी के बीच का पिटारा भी खुला। सीएम गहलोत ने 2 दिन पहले झुंझुनू में प्रियंका की मौजूदगी में शेखावटी की धरती से आधी आबादी को तो साध लिया और 2 गारंटियों का ऐलान महिलाओं और गृह लक्ष्मी के लिए किया। गहलोत अब कहां रुकने वाले थे और फेस्टिवल ऑफर में 5 नई गारंटी लॉन्च कर दी। सीएम गहलोत का यह जादू धमाकेदार गारंटी स्कीम में देखने को मिला है। सीएम ने मिशन रिपीट सरकार और सियासी माहौल में राजपथ के लिए 5 नई गारंटी और लॉन्च की और कहा 7 गारंटी मतलब हमारा वादा आपके साथ। अब तक दी गई इन गारंटियों में गहलोत ने महिलाओं, युवाओं, किसानों को गारंटी वाली सरकार देने का वादा और दावा किया और कहा जनता है, रिवाज बदल सकती है। बता दें कि चुनाव से पहले कांग्रेस गारंटी पर गारंटी दे रही है। पहले 10 सरकारी योजनाओं का लाभ हर परिवार को देने की गारंटी दी थी। इसमें 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर और हर परिवार की महिला मुखिया को सालाना 10,000 रुपए देने की गारंटी शामिल रही। अब 5 और गारंटियों की घोषणा सीएम गहलोत ने की है। जनता से वादा किया गया है कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार फिर से रिपीट हुई तो इन 5 गारंटियों का लाभ हर परिवार को मिलेगा। गारंटियों के लिफाफे से मुख्यमंत्री गहलोत ने 5 और गारंटी देते हुए नई योजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं में गोधन योजना, फ्री लैपटॉप, टेबलेट योजना, प्राकृतिक आपदा राहत योजना, अंग्रेजी मीडिया शिक्षा और ओपीएस शामिल हैं। इसमें राजस्थान कांग्रेस ने ये 5 गारंटियां दी हैं। गोधन गारंटी में कांग्रेस ने वादा किया है कि सत्ता में आने के बाद गोधन योजना शुरू होगी। योजना में हर पशुपालक से 2 रुपए किलो में गोबर खरीदा जाएगा। यह योजना अभी छत्तीसगढ़ में चालू है। ऐसे में राजस्थान में लागू योजना से प्रदेश का किसान वर्ग कांग्रेस से जुड़ेगा, जिसका सीधा फायदा चुनावों में मिल सकता है। इसमें फ्री लैपटॉप, टैबलेट गारंटी योजना है काफी खास। दरअसल उच्च शिक्षा के लिए कांग्रेस ने हर स्टूडेंट को फ्री लैपटॉप और टैबलेट देने की गारंटी दी है। कांग्रेस के इस वादे के मुताबिक कोई भी स्टूडेंट अगर कॉलेज में एडमिशन लेता है तो पहले साल उसे लैपटॉप या टैबलेट मुफ्त में दिया जाएगा, ताकि वे आसानी से पढ़ाई कर सकें। तो वहीं प्राकृतिक आपदा राहत गारंटी भी अहम है। कई बार प्राकृतिक आपदाओं में जन धन का भारी नुकसान होता है। ऐसे में कांग्रेस ने घोषणा की है कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में हर परिवार को मदद दी जाएगी और इसमें 15 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा भी किया जाएगा। 5 गारंटियों में अंग्रेजी मीडिया शिक्षा की गारंटी के साथ ही ओपीएस गारंटी भी राजस्थान के लिए खास है। इसमें अभी सरकार ने करीब 3000 से ज्यादा सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले हैं। अब कांग्रेस का वादा है कि अगर प्रदेश में सरकार रिपीट हुई तो हर विद्यार्थी को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की गारंटी दी जाएगी। तो वहीं ओपीएस गारंटी से लाभ भी मिलेगा। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर चुकी है। अब इसे एक्ट बनाने की भी गारंटी दी गई है, यानी कि अगर सरकार रिपीट हुई तो राज्य कर्मचारियों को गारंटी से ओपीएस दिया जाएगा। इसकी शुरुआत पहले बजट से गारंटी देने की गई है। चुनावी समर में दोनों दलों में मेल मुलाकातों और मान मुनव्वल का दौर जारी है। किसी को टिकट चाहिए तो कोई रूठों को मनाने की कोशिश में लगा है। इस कड़ी में शायद टिकट की मंशा में कई दावेदार आज वसुंधरा राजे के निवास पर पहुंचे।
कहा जा रहा है कि लोगों ने कई सुझाव भी उन्हें दिए और सियासी मुद्दे भी उनसे साझा किए। इधर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के आवास पर उनमें कार्यकर्ताओं से वसुंधरा राजे भी सहज भाव से मिलती दिखी। राजे ने आमजन और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और कहा कि सभी का एक एक सुझाव मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने 7 गारंटी लॉन्च की तो साथ ही बड़े और विशाल रूप में चुनाव कैंपेन शुरू करने का प्लान भी बनाया है। इस कड़ी में गुरुवार को कोर कमेटी की मौजूदगी में रणनीति बनी है। इसमें टिकट घोषणा के बाद बड़े नेता प्लान बनाएंगे। इसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता अलग अलग दिशाओं में संभालेंगे कमान। इसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता अलग अलग दिशा में जाएंगे तो वहीं डॉक्टर सीपी जोशी भी इसमें कैंपेन करेंगे। इसमें तय किया गया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के तूफानी दौरे कराए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के जब तूफानी दौरे होंगे तो इसका कितना असर देखने को टिकट वितरण में जो असंतोष है उसको थामने में दिखाई देता है, इसका फायदा उसी समय मालूम लगेगा। अब बात ईडी के एक्शन की। बीते दिनों से ये आरोप लगे हैं कि ये सब बीजेपी और केंद्र के दबाव में हो रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने स्वर मिलाए हैं। इसमें गहलोत ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि एक चुनावी राज्य के मुख्यमंत्री को कहना पड़े कि इस देश में ईडी कुत्तों से ज्यादा घूम रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी देश के लिए क्या होगा। गहलोत बोले, मुझे गुस्सा आता है कि कांग्रेस ने 76 साल से जिस देश को एक रखा, इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, जिन्होंने देश के लिए त्याग किया हो, आप इतिहास से उनका नाम हटा रहे हो। आखिर आप सोच रहे होंगे कि अशोक गहलोत ने यह बात कब कही, तो हम बताते हैं कि राजस्थान में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर और सीकर के परिसरों पर प्रश्न पत्र लीक मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी की गई। साथ ही सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में तलब किया है। इस दौरान सीएम गहलोत ने ईडी को लेकर मीडिया से रूबरू होकर ये सब कहा। गहलोत यही नहीं रुके और बीजेपी और केंद्र सरकार पर तंज किया कि ईडी का इस्तेमाल विपक्षी दलों के खिलाफ कर रही है। ऐसे में बीजेपी को अपने सिंबल कमल में आईटी और ईडी का निशान भी जोड़ देना चाहिए। ये बातें कही सीएम गहलोत ने, लेकिन इन सब के बीच एक प्रश्न जन जन के मन में यही आया होगा कि भले ही कुछ भी हो, भाषा में शालीनता और संयम होना बहुत जरूरी है। तो वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सीएम गहलोत पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 70 लाख युवाओं का भविष्य जिस पेपर लीक की घटनाओं के कारण अंधकार में हुआ है, उन 70 लाख युवाओं में किसान, गरीब, दलित, आदिवासी वर्ग के बेटे और बेटियां शामिल थे। इसको लेकर उन्होंने बार बार सख्त कार्रवाई और कानून बनाने की बात भी की, कई बयान भी दिए थे, लेकिन जब कार्रवाई का समय आता है और इस पेपर लीक के तार उनके लोगों से जुड़े हुए प्रतीत होने लगते हैं तो उनको राजनीतिक प्रतिशोध याद आता है। ये दोहरा चाल और चरित्र अब बेनकाब हो चुका है और राजस्थान की जनता जान चुकी है कि किन लोगों की मिलीभगत की वजह से आरपीएससी के पेपर लीक हुए। राजस्थान में पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर आरोपों के बीच पीएम मोदी ने भी आज जमकर राजस्थान सरकार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2000 की तारीख सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि बदलाव है। उन्होंने कहा कि तब लोगों ने पुरानी हो चुकी स्क्रीन वाले फोन की तरह तत्कालीन सरकार को खारिज कर दिया और उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार को मौका दिया। मोदी ने यहां इंडिया मोबाइल कांग्रेस में अपने संबोधन में आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि कैसे भारत में आयात तक से मोबाइल फोन का निर्यातक बन गया है और एप्पल से लेकर गूगल तक बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां देश में विनिर्माता बनने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि क्यों कह रहा हूं वह एक तारीख नहीं बल्कि बदलाव है। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले भारत के पास कुछ 100 स्टार्टअप थे, लेकिन अब यह संख्या 1 लाख के आसपास पहुंच गई है। मोदी ने उन दिनों की याद दिलाते हुए कहा कि तब आउटडेटेड फोन की स्क्रीन घड़ी घड़ी हैंग हो जाती थी और चाहे आप स्क्रीन को कितना भी स्वाइप कर लें या चाहे कितने भी बटन दबा लें, कुछ असर नहीं होता था। उन्होंने कहा और ऐसी ही स्थितियां उस समय की सरकार की भी थी। बात ईडी के एक्शन की करें तो जयपुर में 3, सीकर में 5 अफसर पहुंचे और आपके मन में यह प्रश्न जरूर आता होगा कि आखिर ईडी ने 8 घंटे किया क्या। दरअसल ईडी कलाम एकेडमी सेंटर से जुड़ी मनी ट्रेल को समझना चाह रही है। ईडी यह भी पता लगाने में जुटी है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं और लेन देन किस तरीके से होता था।
तो वहीं ईडी ने डोटासरा या अन्य परिजनों से कोई विशेष पूछताछ नहीं की, केवल फाइलों, कागजों को खंगाला और डायरियां पढ़ी। किसी से पैसों, गहनों और अन्य संपत्तियों के बारे में कोई सवाल नहीं किए। इसके साथ ही डोटासरा के सीकर स्थित घर पर ईडी के 5 अधिकारी पहुंचे। अधिकारी ने वहां भी कोई सवाल जवाब नहीं किए, केवल कागजात ही खंगाले। तो फिर ईडी के नाम पर हंगामा क्यों है बरपा, ये कौन बताएगा? केवल ईडी, सीबीआई और आईटी की कार्रवाई पर ही सवाल होंगे। ईडी कुछ क्यों नहीं बोल रही और नेता क्यों इतना बवाल काट रहे हैं? आखिर कोचिंग कनेक्शन में ईडी क्यों पहुंची डोटासरा के घर पर, यह हम आपको बताते हैं। जानकारी मिली है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में शेखावटी की कलाम एकेडमी का भी नाम आया था। राज्य सरकार ने जांच एसओजी को सौंपी थी। पेपर आउट मामलों में मुख्य आरोपी आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा, शेर सिंह मीणा, भूपेंद्र सारण सहित 60 से अधिक को एसओजी ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में पेपर लीक मामले में कलाम एकेडमी का नाम सामने आया था। एसओजी पूछताछ कर रही थी कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा की शिकायत पर ईडी भी मामले में कूद गई। 7 अगस्त को सीकर में नवलगढ़ रोड पर स्थित कलाम एकेडमी में रेड हुई। 2 महीने पहले हुई इस रेड में ईडी के करीब 12 अफसर 3 गाड़ियों में सवार होकर एकेडमी पहुंचे थे। यहां कलाम एकेडमी के 2 भवन हैं। प्रशासनिक भवन वाले मुख्य परिसर में ईडी ने रेड की। किरोड़ी लाल ने शिकायत में आरोप लगाया था कि कलाम एकेडमी का नाम डोटासरा से जुड़ा हुआ है। इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक मंचों से भी कई बार ये दावे किए। ईडी ने पिछले छापों में कलाम एकेडमी के कागजातों की पड़ताल की और डायरेक्टरों की कुंडली भी खंगाली। कलाम में पंजीकृत रीट, सीनियर टीचर व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का डेटा लिया गया था। शिकायत के आधार पर एकेडमी में वित्तीय जांच भी की गई। पैसे के लेन देन के रिकॉर्ड, जमीन आदि संपत्ति के बारे में भी रिकॉर्ड खंगाला गया। ईडी को लेकर कहा जा रहा है कि 2 महीने पहले छापों से ईडी के सामने स्पष्ट हो गया था कि कंपनी के रिकॉर्ड में डोटासरा के बेटों का कहीं नाम नहीं है, लेकिन कलाम एकेडमी से जुड़ी 4 प्रॉक्सी कंपनियां हैं जिनमें लेन देन हो रहा है। सूत्रों के अनुसार ईडी की गुरुवार को डोटासरा के घरों पर डाली गई रेड का यही मुख्य कारण है। ईडी अब जानना चाह रही है कि कलाम एकेडमी में आने वाला पैसा किस तरह से पार्टनर्स में बांटा जाता था और प्रॉक्सी कंपनियों तक कितना हिस्सा पहुंचता था। प्रॉक्सी कंपनियों से किन लोगों के तार जुड़े हुए हैं, इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए ईडी ने छापे मारे। अब ये भी जानते हैं कि आखिर क्या होती है प्रॉक्सी कंपनी। दरअसल इसमें व्यक्ति अपनी ही कंपनी में अपने किसी दूसरे व्यक्ति को नॉमिनी बना देता है। नॉमिनी व्यक्ति के पास कंपनी से जुड़े सारे वैधानिक अधिकार होते हैं। कंपनी का चेहरा भी मुख्य ऑनर के बजाय नॉमिनी व्यक्ति ही होता है। साथ ही जाने कि आखिर कलाम एकेडमी कैसे आई इस सारे प्रकरण में नजर में। कलाम एकेडमी इससे पहले भी रीट 2021 का पेपर लीक होने के बाद विवादों में आई थी। इसके बाद सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का भी पेपर आउट हो गया। इस मामले में भी कलाम एकेडमी का नाम चर्चा में आया था। रीट, सीनियर भर्ती परीक्षा, पेपर लीक मामलों में शामिल भूपेंद्र सारण और शेर सिंह से पूछताछ में सीकर के कोचिंग संचालकों की मिली भगत भी सामने आई थी। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने पूछताछ की तो सामने आया कि शेर सिंह ने सीनियर टीचर भर्ती से पहले ही प्रश्न पत्र में आने वाले सवालों को कोचिंग सेंटरों में बोल बोलकर लिखवाया था। यह भी जानकारी है कि कलाम एकेडमी में 9 पार्टनर हैं। इसमें से 4 सक्रिय हैं और 5 साइलेंट हैं। आरपीएस अधिकारी राजेश सीवर के परिजन युजवेंद्र जागीर, सुरेंद्र भाकर या यूनिस खान के परिजन शामिल हैं। यूनिस खान राजकीय कन्या महाविद्यालय में प्रवक्ता हैं। 3 साझेदार राजेश सीवर के परिजन युजवेंद्र जागीर, सुरेंद्र भाकर नागौर जिले से हैं, जबकि यूनिस खान सीकर जिले के मूल निवासी हैं। हालांकि रिकॉर्ड्स में इनका नाम नहीं है। ईडी ने जाना कि 2020 में कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी। कलाम एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी 2020 में रजिस्टर्ड हुई। इस कंपनी में धन्नाराम, शबनम बानो, शारदा जांगीड़, राम स्वरूप और राम अवतार निदेशक हैं। ये और इनके परिजन कभी एकेडमी में नहीं आते। हालांकि इनके कुछ साथी पहले से राजकीय सेवा में चयनित हो गए थे। बाद में कोचिंग संचालन में अहम भागीदारी निभाने वाले सदस्यों का भी राजकीय सेवा में चयन हो गया। इस एकेडमी में 20 से ज्यादा सरकारी कॉलेजों के प्राध्यापक व स्कूल व्याख्याता भी जुड़े हुए हैं। इस कोचिंग से गोविंद सिंह डोटासरा के बेटे का भी नाम जुड़े होने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि डोटासरा और उनके बेटों ने ईडी को एक बार फिर कहा कि उनका कलाम एकेडमी से कोई रिश्ता नहीं है। इधर डोटासरा से नजदीकी से जुड़े सूत्रों के अनुसार ईडी को घर में कोई विशेष दस्तावेज नहीं मिले हैं जिससे पता लगा जा सके कि कलाम एकेडमी से कोई लेन देन हुआ है।
वहीं जमीन या कहीं और किसी तरह के निवेश संबंधित दस्तावेज भी नहीं मिलने की जानकारी सामने आई है। इधर किरोड़ी मीणा ने आरोप लगाते हुए बयान दिया कि कई मंत्री एमएलए जेल की हवा खाएंगे। मैं तो अपने कागज दे चुका हूं। यदि पेपर लीक गिरोह के सरगनाओं की सीडीआर, मोबाइल लोकेशन आदि निकाल ली जाए तो पता चल जाएगा कि उनका कहां कहां उठना बैठना रहा। कलाम एकेडमी पर भी आंच आएगी। वैसे जांच एजेंसियों के पास सीडीआर है और सूचना है कि अवैध पैसों से कैसे बेनामी प्रॉपर्टियां खरीदी गईं। कई मंत्री, कई एमएलए जेल की हवा खाएंगे। राजस्थान सहित देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कितनी संजीदा है, आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि भाजपा ने अपने तमाम मोर्चे को सड़क पर उतार दिया है, जिसमें उनको निर्देश दिया गया है कि सरकार और पार्टी के कामों के बारे में जनता को बताएं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के सभी मोर्चे को निर्देश दिया है। इसमें महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, SC/ST मोर्चा, यूथ बीजेपी, ओबीसी मोर्चा सहित सभी मोर्चों को सड़क पर उतार दिया गया है। पार्टी और सरकार के कामों को जनता के बीच ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी ने तमाम मोर्चे को प्रदेश के जोनल इलेक्शन इंचार्ज के साथ काम करने का निर्देश दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा जहां अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतर रही है, तो वहीं विपक्ष भी लगातार भाजपा पर निशाना साधे हुए है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि मोदी सरकार अपने 9 साल के कार्यकाल में पूरी तरह से फेल रही है और जनता के बीच महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर लगातार घेराव करती रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होती है, यह तो अभी समय के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन हर पार्टी अपनी ओर से जोर आजमाइश पूरी तरह से करना चाहती है, जिससे तमाम राज्यों की जीत सुरक्षित की जा सके और 2024 के लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल में जीत दर्ज की जा सके। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अब तक 124 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इनसे सवाई माधोपुर से सांसद किरोड़ी लाल मीणा को टिकट दिया है। करीब 1 दर्जन सीटों की तरह अब सवाई माधोपुर में भी बीजेपी में बगावत सामने आई है। यहां अब तक किरोड़ी लाल मीणा को सिर्फ कांग्रेस प्रत्याशी से चुनौती मिलने की संभावना थी, लेकिन अब अपनी ही पार्टी से चुनौती मिली है। बीजेपी की पूर्व विधानसभा चुनाव प्रत्याशी और प्रदेश कार्य समिति की सदस्य आशा मीणा ने बगावत कर दी है। टिकट कटने के बाद आशा ने अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का आगाज कर दिया है। अपनों की चुनौती की बात करें तो आशा मीणा ने अपने समर्थकों के साथ त्रिनेत्र गणेश मंदिर में ढोक लगाई। यहीं से चुनावी कार्यालय का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। बीजेपी नेता आशा मीणा के बागी होने के चलते राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी मीणा के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। आशा मीणा ने इस अवसर पर यह भी कहा कि अब वे हर सूरत में सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि जनता के सहयोग से चुनाव जीतेंगी भी। कार्यालय उद्घाटन के दौरान उन्होंने भावुक होकर कार्यकर्ताओं से झोली फैलाकर जीत का आशीर्वाद मांगा। अब बात कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे दानिश अब्रार की करें तो विधानसभा चुनाव में सवाई माधोपुर सीट से दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी मीणा को सवाई माधोपुर सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। सांसद किरोड़ी मीणा सवाई माधोपुर से पूर्व में विधायक और सांसद भी रह चुके हैं। इधर कांग्रेस ने विधायक दानिश अब्रार को एक बार फिर मौका दिया है और उन्हें सवाई माधोपुर सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। चुनावी खबरों के बीच बात ERCP की तो राजस्थान विधानसभा चुनाव के बीच पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना और इससे जुड़े मुख्य इसरदा बांध के डूब क्षेत्र के 36 गांवों का बायकाट किया गया है। गांव के ग्रामीणों ने अधिग्रहित भूमि का उचित मुआवजा नहीं दिए जाने तथा पुनर्वास और रोजगार को लेकर कोई ठोस योजना नहीं होने के आरोप लगाए हैं। गांव वाले कहते हैं कि चुनाव में वे अपनी इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मतदान करेंगे। बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले गांव मंडावर के ग्रामीण महावीर जांगीर ने बताया कि इस परियोजना से हमारे मकान डूब जाएंगे और हमें काफी कम मुआवजा भी मिल रहा है। हमें बांध से कोई फायदा नहीं है। निचले इलाके के लोगों को भी इसका ही लाभ मिलेगा। वे उन्हें चुनाव में वोट नहीं देंगे। ERCP परियोजना की परिकल्पना के 2 दशक बाद भी यह जमीनी हकीकत नहीं बन पाई है। ERCP परियोजना के तहत प्रदेश के 13 जिले आते हैं, जिनमें झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर और धौलपुर शामिल हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इसरदा बांध के डूब क्षेत्र के 3 दर्जन गांवों के लोग विस्थापन और रोजी रोटी की समस्या का सामना कर रहे हैं। उनकी खेती बाड़ी समाप्त होने के कगार पर है। बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया है और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसरदा बांध डूब क्षेत्र 6 विधानसभा क्षेत्रों में फैला हुआ है
और इन 36 गांवों में करीब 60,000 मतदाता हैं। प्रदेश विधानसभा की सभी 200 सीटों के लिए मतदान 25 नवंबर को है। 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। इस बीच किराऊ गांव के किसान कह रहे हैं कि ईसरदा बांध बन रहा है, हमारी जमीनें ली जा रही हैं, लेकिन इसके बाद हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे, इसकी चिंता किसी को नहीं है। हमारी जमीन के बदले जो दूसरी जगह जमीन दिलाएगा उसे ही हम वोट देंगे। जनतंत्र की इस कड़ी में आपने देखी राजस्थान के सियासी गलियारों की वो बातें जो आपको और कोई नहीं बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति के गलियारों की वो बातें बताने जो आपको जानना बेहद जरूरी है। देखते रहिए सच बेधड़क।